दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस में एक एमएलए को जमानत दे दी। एमएलए के कहने पर पुलिस ने नाबालिग के चाचा, ताऊ, पिता सब पर झूठे केस लगा दिए। उन्होंने लड़की के पिता को ही कस्टडी में मार दिया और फिर उस नाबालिग लड़की को ट्रक से उड़वाने की कोशिश की। लड़की इस हादसे के बाद कोमा में चली जाती है। वह अपनी चाची, मौसी को भी खो देती है। दिसंबर 2025 दिल्ली हाई कोर्ट, वहाँ पर एमएलए के खिलाफ एक केस में उसे जमानत मिल जाती है। यह कोई आम केस नहीं था, यह पोक्सो एक्ट के अंदर आने वाला रेप केस था, जिसके अंदर एमएलए साहब ने एक नाबालिग लड़की का रेप किया था और इस केस के अंदर उन्हें बेल मिल जाती है। बेल मिलने के बाद यह न्यूज़ सब जगह फैल जाती है कि एमएलए साहब रेप कर बाहर निकले हैं और उन्हें जमानत मिल चुकी है। चारों तरफ सोशल मीडिया पर इस चीज़ को फैल जाता है कि ऐसा क्या है कि आम आदमी के लिए कानून अलग है और एमएलए के लिए कानून अलग है। फिर चारों तरफ एमएलए के खिलाफ प्रोटेस्ट होना स्टार्ट होता है, लेकिन वह रूलिंग पार्टी का एमएलए है, इस वजह से उन सभी प्रोटेस्ट करने वालों को वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इस एमएलए का नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। तो आज के इस केस में हम ये जानेंगे कि कुलदीप सिंह सेंगर ने ये सब कैसे किया, उस पर किस किस जुर्म में आरोप साबित हुए हैं। वेलकम टू द केस ऑफ कुलदीप सिंह सेंगर। 9/2002 सराय ठोक, वहाँ पर कुलदीप सिंह सेंगर एक प्रधान है। सबसे पहले वह वहाँ से एमएलए का चुनाव लड़ते हैं। एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें 3 भाई बहुत सहायता करते हैं। तो जब कुलदीप सिंह सेंगर एमएलए बन जाते हैं तो जो वे तीनों भाई है वह कुलदीप सिंह सेंगर के पास जाते हैं और कहते हैं, सरकार आप अब एमएलए बन चुके हैं तो कृपया करके आप हमें इस गांव की प्रधानी का मौका दे दीजिए। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के मन में लालच आ जाता है। वह इन तीनों के ऊपर झूठे केस लगाकर इन्हें पुलिस स्टेशन में डाल देता है और अपनी माँ को वहाँ से प्रधान बना देता है। इसके बाद इनमें से जो बीच वाला भाई है उसकी लड़की कुलदीप सिंह सेंगर के पास जाती है और कहती है, प्लीज़ आप मेरे घर वालों को वहाँ से छुड़वा दीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर का मन वहाँ बहल जाता है तो कुलदीप सिंह सेंगर उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है। इस हैरेसमेंट के बाद वह लड़की पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में जाकर वह जब बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है तो पुलिस वाले उसकी एफआईआर लिखते हैं। लेकिन जब आखिरी में पुलिस वाले उससे ये पूछते हैं कि तुम्हारे साथ किसने किया है तो वह बताते हैं एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर। तो वह आगे उसमें नाम नहीं लिखते हैं। वह लड़की परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। वह एसपी साहब तक जाती है लेकिन कोई भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखता है। कुलदीप सिंह सेंगर तक ये बात पहुंचती है। कुलदीप सिंह सेंगर उस लड़की को धमकाने की कोशिश करता है। कुलदीप सिंह सेंगर उस लड़की के पिता पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाता है। केस के दौरान जो कुलदीप सेंगर का भाई होता है वह पुलिस के पास जाता है और कहता है कि इसके पिता ने मुझे मारने की कोशिश की है। वह ही मारने के लिए जो हथियार इस्तेमाल हुआ था वह पुलिस को देता है कि इस हथियार से इस लड़की के पिता ने मेरे पर वार किया है। पुलिस इस झूठे केस में दोबारा उस लड़की के पिता को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस इस केस में उस लड़की के पिता को कस्टडी में लेती है और उसको 3rd डिग्री टॉर्चर देती है। इस 3rd डिग्री टॉर्चर के दौरान जो नाबालिग के पिता है उनको अंदरूनी चोटें आ जाती है। वह पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, बहुत तेज दर्द है, मुझे कुछ दवाई दो, मुझे डॉक्टर को दिखा। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती है। फिर अगले दिन जो लड़की के पिता होते हैं वह जेल में अपना दम तोड़ देते हैं। ये सब होने के बाद जो लड़की होती है वह कम से कम 35 लेटर अलग अलग अथॉरिटीज़ को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सबको भेजती है लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वह अपोजिशन लीडर को भी लेटर्स भेजती है लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर कुलदीप सेंगर को ये सब चीज़ें हजम नहीं हो रही थी कि वह लड़की इतने हाथ पैर मार रही है, तो वह फिर उस लड़की को मारने की कोशिश करता है। वह लड़की अपने केस के सिलसिले में अपने वकील के साथ, उसके साथ उसकी चाची और मौसी भी थी, वह एक जगह जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उन्हें एक ट्रक से टक्कर लगवा दी जाती है। ट्रक से टक्कर के दौरान जो उसकी चाची और मौसी होती है उनका तो निधन हो जाता है, लेकिन जो यह लड़की होती है यह कोमे में चल जाती है और उनका वकील भी घायल हो जाता है। इसके बाद जो लड़की होती है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वह सोचती है ये लोग मुझे ऐसे तो जीने नहीं देंगे, इससे अच्छा मैं सीएम आवास के बाहर जाकर अपनी जान दे दूँ। वह सीएम आवास के बाहर जाती है और अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सीएम की और मीडिया की नज़र उस पर पड़ती है। सब मीडिया वाले वहाँ पर आ जाते हैं। इससे इस केस पर प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सब लोगों की नज़र इस केस के ऊपर थी। फिर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वह इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई को रखते हैं। सीबीआई आती है, सीबीआई इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। तो सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाती है कि कुलदीप सेंगर ने इस लड़की के पिता के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे और उन्होंने जेल के अंदर
उसका इतना बुरा हाल करवाया था। और सीबीआई ये भी पाती है कि सेंगर ने इस लड़की को सेक्सुअली अरेस्ट किया था। तो क्योंकि ये एक एमएलए का केस था तो इस वजह से यह केस यूपी में नहीं लड़ा गया, यह केस दिल्ली के एक सेशन कोर्ट में लड़ा गया। जिस केस को जज कर रहे थे वे थे धर्मेंद्र शर्मा। उन्होंने इस केस को पूरी बारीकी से देखा। जो कुलदीप सेंगर है उस पर ये सारे केस को सच मानते हुए सजा सुनाते हैं। वे कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं और वे इस कोर्ट के दौरान कहते हैं कि आपको 50 लाख रुपए जुर्माना देना होगा, आपको इस लड़की को 10 लाख रुपए देने होंगे और दिल्ली के अंदर एक मकान किराए पर दवाना होगा और उससे अलग आपको 15,000 रुपये इस लड़की को देने होंगे इसके खर्चे के लिए। ये भी नसीहत दी गई थी कि आप इस लड़की के पास नहीं जाएंगे और 1 साल तक इस लड़की को सुरक्षा देने की भी बात कही गई थी। के बाद यह केस 2019 में शांत हो जाता है। लेकिन दिसंबर 2025 में कुलदीप सिंह सेंगर होता है वह इस केस को हाई कोर्ट में ले जाता है। हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान इस केस में कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल जाती है। यह जमानत की बात फिर से आग की तरह मीडिया में फैल जाती है। लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या कानून अलग अलग है? पोक्सो एक्ट के दौरान आपको किसी भी तरह से जमानत नहीं मिल सकती, लेकिन इस केस में आपको जमानत मिली। क्या एमएलए के लिए कानून अलग है, आम लोगों के लिए कानून अलग है? तो हाल ही में जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से जो कुलदीप सिंह सेंगर है उसकी जमानत रद्द कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इस केस में जब दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला सुनाया तो आखिर क्या था कि सेशन कोर्ट ने तो उसे उम्र कैद दे दी, लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने उसे जमानत दे दी। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। इस केस के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर 4 बेंच बदली गई है। बेंच का मतलब है कि एक जज की एक बेंच होती है, तो इस केस की सुनवाई के लिए 4 बेंच तक बदली गई है। जब भी कोई जज इसके फैसले पर आता था तभी उसका ट्रांसफ़र हो जाता था। तो किसी ने सही कहा है भाई, अगर आपके पास पावर है तो ये कोर्ट सब कुछ आपकी जेब में है। आप लोगों का इस केस के ऊपर क्या कहना है आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।